बीजेपी कैसे बनी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और स्वतंत्रता से पहले चली आ रही पार्टी कांग्रेस को कैसे पछाड़ा। नमस्कार, मैं हूं विष्णु मुकेश और आज चर्चा होगी बीजेपी पर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इसे उस समय आरएसएस की एक राजनीतिक शाखा के रूप में जाना जाता था। कभी आरएसएस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। 1968 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय बने। उपाध्याय सहित बहुत सारे कार्यकर्ता आरएसएस के समर्थक थे। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया। इस आपातकाल का भारतीय जनसंघ ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया। इंदिरा गांधी ने देश भर में कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। 1977 में मतलब कि आपातकाल के बाद में भारतीय जनसंघ सहित अन्य पार्टी मिलकर के एक नया दल जनता पार्टी बनाया। इसी कारण 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस को हराना संभव हुआ और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में सरकार बनी और 1980 में सरकार 3 साल चलने के बाद में जनता पार्टी विकसित हो गई। भारतीय जनसंघ को अनुसरण करते हुए 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी मतलब कि बीजेपी की स्थापना हुई और इस समय इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी की उदारवादी नीति के कारण पार्टी ने अपना जो मेन फोकस था वो हिंदुत्व और कट्टर हिंदुत्व पर रखने का निश्चय किया और इसी कारण 1984 में लाल कृष्ण आडवाणी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और 1984 के जो चुनाव थे उसमें बीजेपी को सिर्फ 2 ही सीट मिली। उसका कारण क्या था कि इंदिरा गांधी की डेथ के बाद उसके बेटे राजीव गांधी को पूरे देश में सहानुभूति मिल रही थी। इसी कारण बीजेपी को सिर्फ 2 सीट ही मिल पाई। और इसके बाद बीजेपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन का जबरदस्त तरीके से समर्थन किया। राम जन्मभूमि आंदोलन आपको पता ही है कि हिंदुओं की मांग थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर भी था जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने वहां तोड़ाकर मस्जिद बनवा दी गई। तो हिंदुओं की मांग ये थी कि वहां पर वापस मंदिर बनना चाहिए और इसका समर्थन बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से किया। बीजेपी ने राम जन्मभूमि का समर्थन करते हुए इसे अपने चुनावी अभियान में भी शामिल कर लिया। राष्ट्रीय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करते हुए बीजेपी 1996 के चुनाव में एक बड़े दल के रूप में उभरी और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन इसकी सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल पाई। 1998 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी जो सिर्फ 1 साल ही चल पाई। फिर 1999 में चुनाव कराए गए जिसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। इस प्रकार से अपना कार्यकाल पूरा करने वाली पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 2004 के चुनाव में बीजेपी को मात मिली और अगले 10 साल तक बीजेपी ने संसद में विपक्षी उम्मीदवार की भूमिका बखूबी निभाई। 2014 के चुनाव में एनडीए को पिछले 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी जीत मिली और मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी। और 2017 में बीजेपी की 29 राज्यों में से 19 राज्यों में सरकार थी और 2019 के चुनाव में बीजेपी को फिर भारी बहुमत मिला और बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इसके साथ साथ ये प्राथमिक सदस्यता के मामले में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अभी सवाल ये है कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनी। मैं आपको कुछ रीजन बताऊंगा जिन रीजनों की वजह से बीजेपी 2014 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत प्राप्त की। पहला पॉइंट है हिंदुत्व। बीजेपी की स्थापना भी आरएसएस के एक छोटे राजनीतिक दल के रूप में हुई और ये आगे चलकर और ज्यादा कट्टर हिंदूवादी बन गई। बीजेपी ये भली भांति जानती है कि भारत की 80% जनसंख्या हिंदू है जबकि 20% जनसंख्या अन्य जो है धर्मों की है। यदि ये 80% जो हिंदू की जनसंख्या है इनका यदि वोट का फेवर जो है बीजेपी की तरफ से आ जाता है तो बीजेपी को जीत से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इन्होंने जो अपना मेन फोकस था वो हिंदुत्व पर रखा। तो दूसरा पॉइंट है विदेश नीति। ये हिंदुत्व तो थे ही थे, इसके साथ साथ इन्होंने हिंदू धर्म को वर्ल्ड लेवल पर रखा, मतलब कि हिंदुत्व को और ज्यादा ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए जनता का माइंड भी इस तरह से ट्रिगर हो गया ताकि हिंदुत्व का मतलब है कि बीजेपी। और अगला पॉइंट है चुनावी मुद्दे। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी के जो चुनावी मुद्दे थे वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे। इनका चुनावी मुद्दे थे भ्रष्टाचार को खत्म करना, आतंकवाद को खत्म करना और राम मंदिर बनवाना जो कि हिंदुओं के फेवर में था। और दूसरा इसका कारण यह भी था कि पिछले जो 10 साल में जो सरकार थी भारत में वो कांग्रेस की थी जिसमें जो पीएम हमारे मनमोहन सिंह वो रिमोट कंट्रोल थे। इसलिए जनता में आक्रामक था, एक रोष था कि इस बार तो सरकार चेंज करनी ही पड़ेगी क्योंकि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस अंदर ही अंदर बर्बाद हो रही थी। और अगला है फेस। बीजेपी 2 नाम से जानी जाती है, एक तो बीजेपी खुद के नाम से और दूसरा नरेंद्र मोदी के नाम से। नरेंद्र मोदी की फेस इतना ज्यादा एक अट्रैक्टिव था, लोगों को सीधे उनके जो बोलने की स्टाइल था, उनका बोलने का लहजा वो जनता को सीधे अट्रैक्ट करते थे।
और दूसरे इनकी लीडरशिप आई थी। कांग्रेस में ऐसा कोई लीडरशिप था नहीं जिसकी बदौलत जनता कांग्रेस को वोट दे सके, जबकि बीजेपी में एक क्लियर कट फेस नरेंद्र मोदी का था। और दूसरा इसका कारण यह भी है कि नरेंद्र मोदी पिछले 13 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनका फेस और ज्यादा प्रभावशाली हो गया था। और अगला है संरचनात्मक संगठन। बीजेपी में भाई भतीजावाद आपको बहुत कम मिलेगा, जबकि कांग्रेस अपने जो है नेपोटिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। कांग्रेस में एकाधिकार अधिकार है, जबकि बीजेपी में सर्वाधिकार अधिकार है। बीजेपी में सभी को मौका दिया जाता है। बीजेपी ने 2012 में यह अनिवार्य कर दिया है कि कोई भी योग्य सदस्य 3 साल के लिए राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा बीजेपी एक विशाल ढांचे वाला दल है और ये अपने जैसे विचारधारा वाले अन्य पार्टियों के साथ में गठबंधन भी करते हैं। आपको पता ही है कि आरएसएस के साथ में बीजेपी के संबंध कितने ज्यादा गहरे हैं और दूसरे विश्व हिंदू परिषद, इनके साथ में भी बीजेपी का संबंध बहुत ज्यादा अच्छा है। कहने का मतलब है कि बीजेपी अपने समान विचारधारा वाले पार्टी के साथ में अच्छे संबंध रखती है। इस प्रकार 2014 के आम चुनाव में तो बीजेपी ने भारी बहुमत से जीत प्राप्त कर ली। फिर 2019 में चुनाव में लोगों को और मीडिया को लगा है कि इस बार काफी बदलाव आने वाला है, नई पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन रिजल्ट वही रहा। आखिर किस तरह से बीजेपी ने 2014 के बाद में 2019 में भी भारी बहुमत से विजय प्राप्त की, इस पर चर्चा करेंगे। अब बंटा व विरोध, इनका जो विरोधी जो पार्टी थी वो अलग अलग गुटों में बंदी थी। हालांकि चुनाव के घोषणा से पहले जो बड़े बड़े लीडर हैं जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती, अरविंद केजरीवाल, ये साथ साथ में दिखे थे। इनका ऐसा मोटो था कि इस बार साथ साथ में चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के घोषणा के बाद में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये एक दूसरे के सामने जो है चुनाव लड़ने लगे। इसलिए बीजेपी को विपक्षी गठबंधन का ज्यादा कुछ डर नहीं था। दूसरा इसका रीजन है विपक्ष की नकारात्मक रणनीति। कांग्रेस खुद पर इंप्रूवमेंट नहीं कर रही थी, इसकी बजाय ये नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रही थी। चौकीदार चोर है, राफेल सौदे में नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी बताया। इन मुद्दों पर तो नरेंद्र मोदी खुद को ही सफाई नहीं देनी पड़ी, बल्कि जनता ने ही इसे खारिज कर दिया। और अगला पॉइंट है महिला। बीजेपी ने महिला के लिए पिछले 5 साल में ऐसे ऐसे काम किए जिससे महिला के वोट बीजेपी की तरफ हो गए। इन कार्यों में शामिल थे शौचालय निर्माण, उज्जवल योजना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। और इसके अलावा बीजेपी ने 3 तलाक को खत्म करने के वादे के कारण मुस्लिम महिला भी इनकी तरफ हो गई। बीजेपी धर्म, जाति और जेंडर पर राजनीति बखूबी जानती है। बीजेपी ने हिंदुत्व के कारण हिंदू के वोट तो अपनी ओर किए ही किए, इसके साथ साथ में इन्होंने मुसलमान के वोट को भी अपनी ओर किए। मेरे अनुसार राजनीति में आप तभी लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे जब आप राजनीति में देशभक्ति का मिश्रण करोगे। बीजेपी ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेने के लिए बालाकोट हवाई हमले का दावा किया और इन्होंने उरी आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को भी जनता को याद दिलाया। और नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा हाई लेवल की है और ये मनोविज्ञान के बारे में अच्छे खासे ज्ञाता है। इनको पता है कि जनता के वोट को अपनी तरफ किस तरह से किया जाता है। और बीजेपी न केवल सिर्फ बोलना ही जानती बल्कि ये काम करना भी जानती। इनकी विकासात्मक गतिविधियां भी 2019 के चुनाव में जीतने का एक प्रमुख कारण था। और इन्होंने सड़कों का अच्छा काम किया और इसके साथ साथ इन्होंने बिजनेस शुरू करने के लिए लोन भी देना शुरू किया। आयुष्मान भारत योजना, शौचालय निर्माण, ऐसे कई विकासात्मक इनके मुद्दे थे जिनकी बदौलत 2019 के चुनाव में बीजेपी जीती। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट है गठबंधन। मैंने पहले क्या कहा है कि विपक्ष की जितनी भी पार्टी थी वो अलग अलग चुनाव लड़ी थी, एक दूसरे के साथ में उनका गठबंधन नहीं था, जबकि बीजेपी ने अपना एनडीए गठबंधन को बरकरार रखा। इन कारणों से बीजेपी की फिर से सरकार आई और इस तरह से बीजेपी बनी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।